हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। रिवीजन चल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। 9th चैप्टर तक हम रिवाइज कर चुके हैं। 10th चैप्टर आप लोगों को आज लर्न करना है, तो एक बार मैं आपको इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप इस चैप्टर को लर्न कर लोगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट बजट का मीनिंग या गवर्नमेंट बजट। तो जो हमारी कंट्री इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो 1 फ़रवरी को क्या करता है, पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करता है, ठीक है। इस गवर्नमेंट बजट में दो चीज़ें होती हैं, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर, और सेकंड चीज़ होती है द फाइनेंस प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट बजट के अंदर पास्ट ईयर में क्या हुआ था और फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग, क्या पॉलिसी बनाई गई है। तो फाइनेंशियल एज रिगार्ड फाइनेंस परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ मोर लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपन ड्यूरिंग द पास्ट 1 ईयर, ठीक है। वही चीज़ बताई है कि पास्ट के ईयर में क्या हैपन हुआ और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी और क्या प्रोग्राम बनाए हैं नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। तो गवर्नमेंट बजट को ही हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी। द प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आर नोन एज बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अंदर दो एस्पेक्ट आते हैं, एक रिवेन्यू एस्पेक्ट, दूसरा है एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की रिवेन्यू से रिलेटेड होता है और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को रिवील करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे गिवन भी है ये चीज़, रिवेन्यू साइड द बजटरी पॉलिसी रिवील expected receipt of the government. On the expenditure side it reveal expected expenditure of the government. सिंपल सी चीज़ है, रिवेन्यू में इनकम होते हैं कि गवर्नमेंट को कितनी रिवेन्यू, कितनी इनकम होगी नेक्स्ट ईयर में और कितना उसे खर्च करना है, ठीक है। तो इट्स मीन हम ये कह सकते हैं, इट इज़ बाय द मैनेजिंग द बजटरी रिवेन्यू एंड बजटरी एक्सपेंडिचर दैट द गवर्नमेंट ट्राई टू अचीव ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। यानी कि गवर्नमेंट अपनी बजटरी रिवेन्यू और बजटरी एक्सपेंडिचर के साथ क्या चाहती है कि कंट्री का डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, और किसके साथ, विद स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मीनिंग यहाँ पर है कि प्राइस में ज़्यादा फ्लैक्चुएशन ना हो, ना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हो ना ही डिक्रीज हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के जो मेन ऑब्जेक्टिव है सब, जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ कैसे हो सकती है, इसके लिए 2 वे है। फर्स्ट वे बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करे। सेकंड है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए। सेकंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मीनिंग ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं या प्राइवेट इंटरप्राइज है, वो हमेशा ये चाहते हैं कि वो रिसोर्स को वहाँ पे लगाए जहाँ पे उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, लेकिन साथ ही गवर्नमेंट को क्या देखना होता है कि सोसाइटी का सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रिसोर्स का एलोकेशन करती है। तो द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री डायरेक्ट द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स इन ए मैनर सच दैट देयर इज ए बैलेंस बिटवीन द गोल ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। यानी कि दोनों चीज़ें अचीव की जाएँ, प्राइवेट इंटरप्राइज प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाएँ और गवर्नमेंट क्या सोशल वेलफेयर को इंक्रीज कर सकें, तो दोनों में बैलेंस हो जाए। इसके लिए गवर्नमेंट कर सकती है कि जिन गुड्स के प्रोडक्शन से हेल्थ के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर इंजीरियस टू द हेल्थ, जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है उनके ऊपर हैवी टैक्स लगाना चाहिए, और जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल हैं जैसे खादी है, ठीक है, क्लोथ का प्रोडक्शन है, वहाँ पे गवर्नमेंट को सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड्स की गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती हैं। सप्लाई एंड डिमांड फोर्स इन द मार्केट इकोनॉमी डू नॉट अलाउ इन अ प्रोडक्शन ऑफ द पब्लिक गुड्स, ठीक है। हम सप्लाई और डिमांड के थ्रू पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पब्लिक गुड्स होती हैं वो कलेक्टिवली सेटिस्फाई कलेक्टिवली नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक है, पूरी सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, डिफेंस ऑफ द कंट्री है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं पब्लिक गुड्स के।
तो बजट जब बनाया जाता है, रेडी किया जाता है, तो कितना फंड इनको दिया जाएगा पब्लिक गुड्स के प्रोडक्शन में, ये भी क्या होता है गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है बेटा इसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, सोसाइटी में रिच एंड पुअर के डिफरेंस ना हो, रिच ज़्यादा रिच ना हो, पुअर ज़्यादा पुअर ना हो, इसके लिए सोसाइटी में इक्वलिटी लाने के लिए इनकम और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो रिच पर्सन है जिनकी इनकम ज़्यादा है उनको ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं, और जो पुअर पीपल होते हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। तो जो टैक्स से इनकम होती है वो सब्सिडी के तौर पर पुअर लोगों को दी जाती है। और जैसे कि ये जो सब्सिडी है वो फूड ग्रेन में बीपीएल पॉपुलेशन को, जैसे क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं उनको फूड ग्रेन कम प्राइस पे प्रोवाइड किया जाता है, या उन्हें फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी कनेक्शन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सब्सिडी प्रोवाइड करके पुअर लोगों की इनकम को इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है, और टैक्स लगा के, हैवी टैक्स लगा के रिच लोगों की इनकम को कम किया जाता है। और इससे क्या है, बैलेंस किया जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के अंदर। फिर बैलेंस रीजनल ग्रोथ। बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मीनिंग ये है कि कुछ एरिया क्या होते हैं, बैकवर्ड एरिया होते हैं कंट्री के, और वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता। इन बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कहती है SEZ, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है। इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मीनिंग ये होता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, वहाँ पे प्रोडक्शन करने वाले को स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, स्पेशल फैसिलिटी का मीनिंग ये है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में छूट मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी या पावर में उसे सब्सिडी दी जाती है, यानी कुछ ऐसे रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं जिससे कि क्या हो, प्रोड्यूसर वहाँ पे SEZ जोन में अपनी इंडस्ट्री सेट करे। फिर नेक्स्ट है इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो गवर्नमेंट जब बजट रेडी करती है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की तरफ भी ध्यान देती है कि कितनी उसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड करनी है। वो कुछ स्कीम भी बना रखी है, जैसे मनरेगा है या स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजनाएं हैं, जो हमने पॉवर्टी के चैप्टर में बहुत सारे प्रोग्राम डिस्कस किए थे, वो इसी के अंदर इंक्लूड है कि इन प्रोग्राम में कितना गवर्नमेंट को खर्च करना है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मीनिंग ये है कि जो कंट्री में बिजनेस साइकिल आते हैं, ठीक है, बिजनेस साइकिल यानी कि बूम है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, फिर बूम है, रिकवरी है, ये जो सर्कल आए हैं, बिजनेस साइकिल जो आए हुए हैं, ये इकोनॉमी में ना आए, यानी कि ना इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो, ना इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन आए। इनको कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, ध्यान देती है, यानी कि अपनी फिस्कल पॉलिसी बनाती है। और गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी को ही हम फिस्कल पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया है बेटा। नेक्स्ट इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द बजट, तो या कंपोनेंट्स ऑफ बजट, दो कंपोनेंट्स हैं इसके, बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट में रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, बजट एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बजट रिसिप्ट। तो बजट रिसिप्ट रेफर टू एस्टिमेट मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर फ्रॉम ऑल सोर्स ऑफ ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। इसके अंदर दो रिसिप्ट आ जाती है, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट में आप देखोगे यहाँ पर इसकी दो करैक्टरिस्टिक्स है रिवेन्यू रिसिप्ट की, यही इसकी डेफिनेशन है। और यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पर, ध्यान से देखिए। इसमें रिवेन्यू रिसिप्ट किन्हें कहेंगे हम, दीज रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट एनी कोरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती, और ना ही ये डिडक्शन करती हैं एसेट में। दीज रिसिप्ट डू नॉट केज एनी रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ना तो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटीज़ की जाती हैं, ना ही गवर्नमेंट के एसेट में कोई रिडक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टैक्स। ठीक है, क्योंकि टैक्स लेने से ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ कम होती हैं, ना ही गवर्नमेंट के एसेट में कोई रिडक्शन होता है। तो इसमें रिवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स कम हुआ जाता है। दो रिसिप्ट आ जाएंगी, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो टैक्स में इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, ये आपके टाइप्स ऑफ टैक्स गिवन है बेटा यहाँ पर, और ये नॉन टैक्स रिसिप्ट है। ठीक है, तो टैक्स किसे कहेंगे हम, एक टैक्स रिसिप्ट या एक टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड फर्म और अदर इंस्टीट्यूशनल ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एक कंपल्सरी पेमेंट होती है जो हाउस होल्ड, फर्म और इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि हाउस होल्ड, फर्म और इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। द टैक्स पेयर कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विस और बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न। जिसने टैक्स
पे किया है वो कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इसके बदले में उसे कुछ रिटर्न में कुछ मिलेगा। नेक्स्ट इसमें टाइप्स ऑफ टैक्स में है प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, प्रोग्रेसिव इनकम के इंक्रीज होने के साथ जो है टैक्स इंक्रीज होता है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। रिग्रेसिव टैक्स जो टैक्स इनकम के इंक्रीज होने के कारण ए टैक्स इज सेड टू बी रिग्रेसिव एंड इट कोज ए ग्रेटर रियल बर्डन ऑन द पुअर देन द रिच। ठीक है, यानी कि इसमें रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि पुअर लोगों के ऊपर बर्डन ज़्यादा और रिच लोगों के ऊपर बर्डन कम होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि मान लो कि टैक्स की रेट क्या रहती है, फिक्स रहती है 10%। तो पुअर जो लोग हैं, मान लो उनकी इनकम 1000 है, उसे भी 10% पे करना है। जिसकी इनकम 1 करोड़ है उसको भी 10% पे करना है। तो बर्डन किसके ऊपर ज़्यादा है, पुअर लोगों के ऊपर ज़्यादा होता है। टैक्स रेट क्या रहती है इसमें, फिक्स रहती है सभी के लिए। वैल्यू एडिड टैक्स, वैट जो होता है, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन में वैल्यू ऐड होती है, ठीक है, एवरी स्टेज पे, तो जो उस टाइम जो टैक्स लगता है उसे हम कहते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। और अब वैल्यू एडिड टैक्स खत्म हो गया है, उसकी जगह क्या आ गया है, जीएसटी। स्पेसिफिक टैक्स व्हेन ए टैक्स लेड ऑन द कमोडिटी ऑन द बेस ऑफ इट्स यूनिट साइज और वेट। यूनिट साइज और वेट के अकॉर्डिंग उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये सिंपल टर्म है बेटा, आप कर लोगे इस चीज़ को। डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर इम्पोज किया जाए, बर्डन भी उसी के ऊपर होता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। फॉर एग्जांपल इनकम। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है बेटा, इम्पोज किसी पे किया जाता है, बर्डन किसी दूसरे के ऊपर होता है। जैसे जीएसटी कंपनी के ऊपर लगाई जाती है, लेकिन पे कौन करता है, लास्ट में कंज्यूमर पे करता है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे डिफरेंस है, इसको भी रिवाइज कर लेना। नॉन टैक्स रिसिप्ट, तो टैक्स के अलावा जो रह जाता है, नॉन टैक्स रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच अराइज फ्रॉम सोर्स अदर देन टैक्स। ठीक है, टैक्स के अलावा जो अदर रिसिप्ट होती हैं उनको हम नॉन टैक्स रिसिप्ट कहते हैं। जैसे फीस है, ए फीस इज पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द सर्विस दैट इट रेंडर टू द पीपल। जैसे कि हम लैंड की रजिस्ट्री करवाते हैं, लैंड रजिस्ट्रेशन फीस है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन फीस है, पासपोर्ट फीस है, कोर्ट फीस है, ये किस में आ जाएंगी, फीस में आ जाएंगी। ठीक है, और इट इज़ टू बी नोटेड दैट फीस इज नॉट ए पेमेंट फॉर ए कमर्शियल सर्विस, इट इज़ पेमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सर्विस प्रोवाइड टू द पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल सर्विस प्रोवाइड करती है उसके बदले में गवर्नमेंट क्या कर लेती है, लोगों से फीस लेती है। ठीक है, कॉमर्शियल पर्पज की फ़ीस नहीं है यहाँ पर। फाइन, गवर्नमेंट के जो लॉ एंड ऑर्डर जो बनाए जाते हैं, कोई उनको अगर फॉलो नहीं करेगा तो उस पर फ़ाइन लगाया जाता है। जैसे कि फाइन आर दोज पेमेंट विच आर मेड बाय द लॉ ब्रेकर टू द गवर्नमेंट। जैसे अभी गवर्नमेंट ने कर रखा है मास्क पहनना क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, अब कोई मास्क नहीं पहनेगा तो उसका चालान कट जाएगा। तो ये क्या है, गवर्नमेंट फाइन, यानी कि जब गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर को जो फॉलो नहीं करता है उस पर फाइन लगता है। ठीक है, इस चीट का मीनिंग ये होता है कि मान लो कि इस चीट रेफर दैट इनकम ऑफ द स्टेट विच अराइज आउट द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय पीपल विदाउट ए लीगल हायर, यानी कि लीगल उसका कोई हायर नहीं है तो वो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाती है, गवर्नमेंट के पास चली जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देयर आर नो ग्लाइमेंट्स ऑफ सच प्रॉपर्टी, द गवर्नमेंट मेक रिवेन्यू आउट ऑफ इट। गवर्नमेंट को इससे क्या मिलता है, रिवेन्यू मिलता है। इसमें मतलब इस प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम करने वाला नहीं होता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। जैसे कि मान लो कि कोई लीगल वो नहीं होता हायर, तो उसमें उस टाइम वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, गवर्नमेंट को उनकी डेथ होने के बाद वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाती है और कोई अदर पर्सन उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता कि वो प्रॉपर्टी मेरी है। ठीक है, नेक्स्ट स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट का मीनिंग ये होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी करती है और उन डेवलपमेंट एक्टिविटी के कारण वहाँ की उस जो प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो उस वैल्यू के बढ़ने के कारण जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है तो गवर्नमेंट उससे क्या करती है, वहाँ उस सोसाइटी से कुछ पैसे लेती है, जिसे कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि मान लो कि गवर्नमेंट ने क्या किया, वैन एज ए रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और प्रोविजन ऑफ सीवरेज सिस्टम और कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन, वैल्यू ऑफ द नेबरिंग प्रॉपर्टी ऑफ और इट्स रेंटल वैल्यू एप्रिसिएट्स। ठीक है, वैल्यू इंक्रीज हो गई।
देन ए पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज रिकवर्ड फ्रॉम द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू गवर्नमेंट के डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के कारण अराइज हुई, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए वहाँ की जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है कुछ चार्जेस लेती है, जिसे स्पेशल असेसमेंट कहा जाता है। इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइज, तो गवर्नमेंट के जो पब्लिक इंटरप्राइज हैं उनसे भी गवर्नमेंट को इनकम होती है। ये एग्जांपल गिवन है यहाँ पे, रेलवे है, नांगल फर्टिलाइज फैक्ट्री है, इंडियन ऑयल। ठीक है, इंडियन इनकम फॉर द सेल स्पेक्ट्रम लाइक 2G एंड 3G, 2G और 3G के सेल करने से गवर्नमेंट को इनकम हुई है, वो भी गवर्नमेंट उसमें आ जाएगी नॉन टैक्स रिसिप्ट में। ग्रांट एंड डोनेशन, तो ग्रांट एंड डोनेशन में जैसे कि कुछ लोग गवर्नमेंट को ग्रांट या डोनेशन देते हैं नेचुरल क्लाइमिटीज़ की टाइम, अर्थक्वेक है, फ्लड है, फेमिनिस, ये भी नॉन टैक्स रिसिप्ट है गवर्नमेंट की। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन, दीज रिसिप्ट क्रिएट लाइबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट, दीज रिसिप्ट कॉज रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ को भी कम करेंगी, सॉरी गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटीज़ क्रिएट करेंगी और गवर्नमेंट की जो एसेट है उनमें क्या करेंगी, रिडक्शन करेंगी। ठीक है, उन रिसिप्ट को हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, रिवाइज कर लेना इस चैप्टर को, यहाँ तक कैपिटल रिसिप्ट तक डेफिनेशन हो गई है इसकी, बाकी हम कल रिवाइज करेंगे। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।